गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि जो हिस्ट्री का थर्ड लेसन है वो अपना चला हुआ है प्रारंभिक समाज, बंधुत्व, जाति व वर्ग। इसी जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो हमने पीछे जाति वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। इस काल में एक और जो शब्द है, इसी व्यवस्था में हमें बार बार उस काल की जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, चाहे वो जैन धर्म के ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, या जो विदेशी यात्री हैं उनके द्वारा जो वर्णन किया गया है, उसमें एक शब्द हमें दिखाई देता है, वो है चंडाल। ये जो शब्द है ये इस काल की ऐतिहासिक पुस्तकों के अंदर बार बार दिखाई देता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है चंडाल, अधीनता एवं संघर्ष। सबसे पहले जो चंडाल थे वो थे कौन? जो चंडाल थे वो व्यक्ति थे या समाज का वो वर्ग था जो सामाजिक व्यवस्था में कहीं भी शामिल नहीं था। जो वर्णीय व्यवस्था थी उसमें ये शामिल नहीं था। जो चंडाल थे इनको समाज में सबसे निम्न स्थान प्राप्त था। ये लोग अक्सर नगरों से बाहर बस्तियों में, जंगलों में निवास करते थे। इनकी स्थिति बहुत हीन होती थी, समाज में इनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। और जो इनके कार्य होते थे वो इस प्रकार के कार्य होते थे जिसको समाज में अक्सर लोगों के द्वारा अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। वो कार्य चंडालों के द्वारा किए जाते थे। इनको समाज में किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता था और इसके कारण इनकी जो स्थिति थी वो और भी बहुत ज़्यादा भयानक थी। अब जो चंडाल थे इनके बारे में सबसे पहले जो मनुस्मृति है, मनु के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई मनुस्मृति, जिसमें अलग अलग जातीय और वर्ण व्यवस्था में लोगों के कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, उसमें इन लोगों के लिए जो समाज में हीन समझे जाने वाले कार्य थे उनको करने के लिए इनको बोला गया। इसके कार्य क्या होते थे? मुख्य रूप से चंडालों के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, एक तो ये जो चंडाल थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको शहर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। ये शहर या नगरों से, गांव से बाहर बस्तियों में निवास करते थे, जंगलों में निवास करते थे। यहाँ तक कि जो सभ्य समाज था वो इनके दर्शनों को भी अपवित्र समझता था। अब जो चंडाल थे उनके कर्तव्य क्या थे या इनके कार्य क्या थे? ये लोग ऐसे कार्य करते थे जो कार्य समाज में वर्ण व्यवस्था में या जाति व्यवस्था में बहुत ज़्यादा हीन समझे जाते थे। मुख्य रूप से ये जो लोग थे, ये जो मृत पशु होते थे शहर में या नगरों में, मृत पशुओं को उठाने का काम करते थे या फिर उन पशुओं का मांस अथवा जो चमड़ा होता था उसको उतारने का काम करते थे। इस कार्य को भी समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। इसके साथ साथ जो चंडाल होते थे ये वध करना, कई बार जो राजा होता था उसके द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया जाता था, किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा सुना दी जाती थी। तो ऐसे व्यक्तियों की हत्या करने का जो काम होता था वो चंडालों के द्वारा किया जाता था। इसके साथ साथ ये जो लोग होते थे, कई बार नगरों के अंदर जो ऐसे डेड बॉडी होती थी, लावारिस लाशें होती थी जिनके बारे में कोई क्लेम नहीं करता था, जिसका कोई दावा नहीं करता था, तो ऐसे लोगों का दाह संस्कार करने का काम भी चंडाल करते थे। इसके साथ साथ ये लोग नगरों में सफाई करने का काम करते थे, गंदगी उठाने का काम करते थे। इन सभी कामों को समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। इस चंडालों के बारे में जो सबसे विशेष तौर पर जो वर्णन है वो हमें जो चीन के जो विदेशी यात्री आए भारत में, उनके जो यात्रा वृत्तांत थे, यात्रा जो विवरण थे, उनमें हमें इनके बारे में विशेष तौर पर देखने को मिलता है। जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में आया और उसके बाद
जो ह्वेनसांग था वो ह्वेनसांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया। इन दोनों चीनी यात्रियों ने जो चंडाल वर्ग था उसके बारे में विशेष तौर पर वर्णन किया, क्योंकि इनकी स्थिति ने इन दोनों यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित किया। अक्सर जो चंडाल थे वो नगरों से बाहर रहते थे। अक्सर इनको नगर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होता था, लेकिन जब कभी भी ये लोग नगर में या गांव में प्रवेश करते थे तो नगर अथवा गांव में प्रवेश करने से पहले ये लोग कुछ लोहे की अथवा लकड़ी की जो चीज़ें थी या ढोल बजाते थे, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि जो चंडाल हैं वो नगर में प्रवेश कर रहे हैं। इससे जो लोग होते थे वो क्या हो जाते थे, क्योंकि लोग इनके दर्शन करना अपवित्र समझते थे, अपशगुन समझते थे, जो लोग थे वो रास्ता छोड़ देते थे। कई बार जो लोग होते थे वो जो भी खाने पीने की जो चीज़ें होती थी वो दरवाज़ों के बाहर रख देते थे और अपने घर के जो दरवाजे थे वो बंद कर लेते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चंडाल थे उनकी समाज में जो स्थिति थी वो और भी बहुत ज़्यादा बदतर थी। इनको किसी प्रकार के कर्तव्य, इनके किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे, इनको केवल कर्तव्यों का पालन करना होता था। अब है क्या जो चंडाल थे या जो भी इस काल की ऐसी जातियां थी जिनको हीन समझा जाता था, निम्न समझा जाता था, इन जातीय लोगों ने हमेशा समाज में इन चीज़ों को स्वीकार किया या कभी इन चीज़ों का विरोध किया? तो इस प्रकार का जो एक उदाहरण है वो हमें देखने को मिलता है इस काल में। मातंग नाम का एक बोधिसत्व था, बौद्ध धर्म का विद्वान था, वो चंडाल वर्ग से संबंधित था। वो चंडाल, उसका जो पिता था वो चंडाल था। हालांकि उसने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन एक बार जो मातंग था उसकी एक व्यापारी ने उसकी पिटाई करवाई। जो मातंग था बाद में वो उस व्यापारी के घर के सामने लेट गया जाकर। जो मातंग की जो उस व्यापारी की लड़की थी, हालांकि वो चंडालों के दर्शन को भी हीन समझती थी, अपवित्र अपशगुन समझती थी, तो उस लड़की ने जब कई दिनों तक वो उसके घर के सामने लेटा रहा तो उस लड़की ने मातंग को उठाया, उसका सम्मान किया और वो खुद मातंग को चंडालों की बस्ती तक लेकर गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल में जो कई चंडाल वर्ग के या निम्न जाति के लोग थे उन्होंने भी सामाजिक व्यवस्थाओं का विरोध किया। उसके बाद इस काल की जो मुख्य विशेषता, एक और विशेषता है, वो है स्त्रियों की स्थिति। किसी भी काल के अध्ययन के लिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो काल कितना उन्नत था। तो इसका पता लगाने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि उस काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। जब भी कोई भी काल जो होता है, स्वर्ण काल होता है, विकास का काल होता है, ज्ञान और का काल होता है, तो उस काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी होती थी। जैसे कि वैदिक काल जो था उसमें हमने देखा कि जो स्त्रियां थी उनको देवताओं के समान समझा जाता था। लेकिन इस समय अवधि में 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक जो स्त्रियों की स्थिति थी उसमें कहीं न कहीं हमें गिरावट दिखाई देती है। सबसे पहले है स्त्री और संपत्ति अधिकार। क्या इस काल में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार था? तो इस काल में जो भी, चाहे वो मनु स्मृति थी या ब्राह्मण ग्रंथ थे, उनमें स्त्री के संपत्ति अधिकार की अवहेलना की गई। उसमें पूरी तरह से नकारा गया कि स्त्रियों को अपने पिता अथवा पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। यहाँ तक कि उसको अपने पिता और जो पति होता है उसकी संपत्ति में उनकी मृत्यु के बाद भी अधिकार नहीं दिया जाता था। यदि किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं होता था, केवल लड़कियां होती थी, तो उसकी जो संपत्ति होती थी वो लड़कियों को देने की बजाय अक्सर वो दान कर दी जाती थी मंदिरों को या ब्राह्मणों को। इस प्रकार हम देखते हैं
कि इस काल में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं होता था। उसके बाद है पिता व पति की संपत्ति में अधिकार। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्त्रियां होती थी विवाह के बाद, कन्यादान के बाद जो स्त्री थी वो उसको विदाई कर दी जाती थी, उसका संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता था, बल्कि जो उसके बड़े भाई होते थे। और संपत्ति का अधिकार क्या होता था, इसमें हिंदू व्यवस्थाओं के अनुसार जो संपत्ति का अधिकार था वो ज्येष्ठ पुत्र को होता था। समाज में ये व्यवस्था थी कि जो पिता का सबसे बड़ा पुत्र होता था वही पिता की संपत्ति का अधिकारी होता था। उसके बाद जो उसके छोटे भाई होते थे वो उसके सहायक के रूप में होते थे, जैसा कि हमें दिखाई देता है रामायण में कि जो राम थे उनको राजगद्दी प्राप्त हुई, वो उसके उत्तराधिकारी थे। लेकिन स्त्रियों को अपने पिता अथवा पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। पिता अथवा पति की मृत्यु के बाद जो संपत्ति होती थी वो समाज में या परिवार में पुरुषों के पास चली जाती थी। उसके बाद है उपहार के रूप में स्त्री धन। अब स्त्रियों के पास कौन सी संपत्ति हो सकती थी, कौन सा धन हो सकता था? ये मुख्य रूप से जो उपहार में स्त्रियों को जो चीज़ें मिलती थी उनके ऊपर स्त्रियों का अधिकार होता था। सबसे पहले होता था कि जो वैवाहिक यज्ञ जो होता था उस समय जो पिता के द्वारा दान किया जाता था, कन्यादान किया जाता था, उस उपहार संपत्ति के ऊपर उस लड़की का अधिकार होता था। उसके बाद दूसरा होता था कि जो बाद में विदाई के समय जो उपहार भेंट दिए जाते थे परिवार के द्वारा लड़की को, उन उपहार अथवा भेंट उनके ऊपर भी लड़कियों का या स्त्रियों का अधिकार होता था। तीसरा होता था पति के द्वारा, जो पति के द्वारा प्रेम स्वरूप उपहार जो भी गहने होते थे, आभूषण होते थे, वो जो दिए जाते थे स्त्रियों को, उनके ऊपर भी स्त्रियों का अधिकार होता था। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार होते थे जिनके आधार पर स्त्रियों को संपत्ति अधिकार होता था समाज में। इसके ऊपर भी बाद में स्त्रियों की मृत्यु के बाद जो उनके पुत्रों का अधिकार हो जाता था। उसके बाद है कुलीन परिवारों में स्त्रियों की स्थिति। कुलीन मीन्स जो अमीर वर्ग होता था, समाज का जो ऊपरी वर्ग होता था, उसमें स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? हालांकि इस वर्ग के अंदर जो क्योंकि संसाधनों की कोई कमी नहीं होती थी, तो बहुत सारी जो लड़कियां थी उनको खाने पीने की या जो भी जीवन की मूलभूत चीज़ें होती हैं उनकी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती थी। यहाँ तक कि ये लड़कियां जो होती थी ये शिक्षा प्रदान कर सकती थी, तीरंदाजी सीख सकती थी, वेदों की शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी जो स्त्रियां थी उनको कोई संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं होती थी, वो संपत्ति के ऊपर दावा नहीं कर सकती थी। तो इस प्रकार जो आज का हमारा बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, ये था शुरू में चंडाल कि जो चंडाल थे वो समाज की सबसे निम्न स्थिति में थे। उनके जो कर्तव्य ऐसे थे कि जो समाज में जो सबसे हीन समझे जाने वाले कार्य किए जाते थे, समाज में इनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। चाहे वो लाशें उठाने हैं, मृत पशुओं को उठाना है, दाह संस्कार करना है या गंदगी उठाना, इस प्रकार के कार्य करते थे। उसके बाद हमने देखा कि इस काल में स्त्रियों के जो संपत्ति अधिकार कि स्त्रियों का अपने पिता अथवा पुत्र की संपत्ति में किसी प्रकार पिता अथवा पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता था, और उनको केवल विवाह के समय जो उपहार में चीज़ें दी जाती थी उनके ऊपर ही उनका अधिकार समझा जाता था। उसके बाद कुलीन वर्ग में जो उच्च वर्ग होता था उसमें स्त्रियों की स्थिति, इसमें हमने देखा कि जो उच्च वर्ग था इसमें हालांकि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, इनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, वेदों की शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, यहाँ तक कि युद्ध कला भी सीख सकती थी। लेकिन संपत्ति में अधिकार उच्च वर्ग में भी नहीं था। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि स्त्रियों को अपने पिता अथवा पुत्र की संपत्ति समझा जाता था। जैसे कि हमने देखा कि जो महाभारत थी उसमें जो युधिष्ठिर था
उसने पहले अपने 5 भाइयों को दांव पे लगाया जुए के खेल में, और लास्ट में उसने अपनी जो पत्नी थी द्रौपदी उसको भी दांव पे लगा दिया। इसका मतलब हम ये इस तरह से देखते हैं कि उस समय अपनी पत्नी जो होती थी उसको भी पति के द्वारा एक संपत्ति के रूप में देख सकता था, वो उसको दांव पे लगा सकता था, बेच सकता था, चाहे कुछ भी हो। तो इस काल में हम स्त्रियों की स्थिति में गिरावट देखते हैं। ये जो टॉपिक था ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मुख्य रूप से चंडाल कौन थे, उनके सामाजिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। उसके बाद बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि स्त्री धन से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद इस काल में स्त्रियों की स्थिति का वर्णन कीजिए। ये बड़े इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इनको अच्छे से करोगे। थैंक यू।